हाँ भाई, फिजिक्स में क्या चल रहा था? बर्नौली प्रमेय। हमने बोला था ना बर्नौली प्रमेय तैयार कर लेना, समझ रहे ना? कल लिखना है सबको बर्नौली प्रमेय। चलो देखो, यही थी ना, आसमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली हो गई है कि एरिया A1 है, इधर एरिया A2 है, प्रेशर इधर P1 है, इधर प्रेशर P2 है। प्रेशर को समझना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? इधर पे जो द्रव आया पहले उस पर प्रेशर लगेगा, मतलब उसको प्रेशर मिलने वाला है, और जब इधर इधर पहुंच जाएगा तो जो अपने आगे वाले पे प्रेशर लगाएगा। मतलब एक जगह ये काम मिलेगा इसको, एक जगह इसको काम करना पड़ेगा। और इसकी जो हाइट्स थी याद करो कितनी थी? एक की हाइट थी H1, एक की हाइट थी H2, और धारा रेखीय प्रवाह हो रहा था अपना। तो सबसे पहले तो हमने निकाला था कि द्रव्य पे होने वाला टोटल कार्य कितना है। तो एक कार्य वो है जो हमें मिला, और एक कार्य वो है जो हमें करना पड़ा। ठीक है, तो जो मिला है वो जो किया है, मतलब उनको माइनस करोगे तब तो मालूम चलेगा ना कि ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ, कितना काम हमें मिला। ठीक है, सुनो तो एक बार फिर से सुन लो पूरी प्रमेय जल्दी से। तो ना, जो द्रव्य पर किया गया टोटल कार्य है, जो कुल कार्य है बराबर होगा किसके? W1 माइनस W2 के। W1 कौन सा कार्य है? जो इसको मिला है इधर पे, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम यहाँ पे। और ये W2 क्या है? जो उसको कार्य करना पड़ा। ठीक है, एक कार्य मिला है, एक कार्य हमें करना पड़ा है। कार्य मिला किधर? इधर पे, क्योंकि जैसे इधर पानी पहुंचा तो उसके पीछे वाले ने उस पर धक्का लगा दिया, और जब वो इधर पहुंचा तो उसको अपने आगे वाले पे धक्का लगाना पड़ा। ठीक है, अच्छा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी F/s। ठीक है, अपन कर रहे हैं बेटा 1 सेकंड की बात, और 1 सेकंड में जो वेग होता है ना, वही उसकी दूरी होती है। जैसे हमने कह दिया हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, वेग है जो अपना। वेग क्या बताता है भैया? 1 सेकंड में चली गई दूरी, जो कि इधर कितने मीटर की है? 5 मीटर। तो चाहे वो दूरी कह लो 5 मीटर, और चाहे उसको वेग कह लो, क्योंकि समय हमने बाउंड कर दिया ना, कितने सेकंड ले लिया? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का जो वेग है वही उसकी दूरी होती। तो यहाँ पे हम दूरी को v से लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए f। तो बेटा बताओ p बराबर क्या था? F/A। पहले वाले सिरे पे प्रेशर है P1, फोर्स हमें निकालना है एरिया A1, फोर्स निकल आएगा, गुणा कर लो इनका, P1 A1, और जो वेग है वो V1 है इधर पे। इधर पे जो वेग है वो V2 है। ठीक है, माइनस फिर P2 W2 पे आ जाओ, तो P2 A2 V2। सेम उसी तरह से समझ गए ना? जो फोर्स है वो P/A होता, और जो दूरी है वो यहाँ पे वेग के बराबर है, क्योंकि हमने समय 1 सेकंड लिया है। अच्छा, इसके बाद अब अपन जानते हैं अभिरत्ता का सिद्धांत। तो वो क्या कहता है कि A1 V1 बराबर में होता है A2 V2, होता कि नहीं? एरिया और वेग का गुणनफल कांस्टेंट रहता। अब अगर ध्यान से देखें, एरिया का मात्रक होता मीटर स्क्वायर, और वेग का होता मीटर बटे सेकंड, है कि नहीं? वेग यहाँ पे दूरी है एक तरह से, मीटर स्क्वायर गुणा मीटर क्या बनेगा? मीटर क्यूब, है ना? और बटे में सेकंड का मतलब हर 1 सेकंड में, तो वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि यहाँ पे हमने समय 1 सेकंड लिया है, वो छोड़ो। आप ऊपर देखो क्या बना, मीटर का क्यूब। और मीटर क्यूब क्या होता है भैया? आयतन। नहीं समझे? तो जब अपन एरिया का वेग में इंटू करेंगे, वेग का मतलब दूरी यहाँ पे, तो जब तुम एरिया में दूरी का गुणा कर दोगे तो वो आयतन बन जाएगा। और आयतन का फॉर्मूला अपन क्या लगाते? द्रव्यमान बटे में घनत्व, है कि नहीं? आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो जो एक्चुअली A1 V1 है वो A2 V2 के बराबर, किसके नियम से? अविरतता के सिद्धांत से।
और ये जो चीज़ है वो आयतन के बराबर होती कैसे होती है, विभवाओं से बताया हमने तुम्हें, मात्रकों से। और आयतन बराबर फॉर्मूला अपन ने पढ़ा प्राचीन काल में, द्रव्यमान बटे में घनत्व। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। इसका मतलब A1 V1 A2 V2 को हम लिख सकते हैं m अपन में रो, यहाँ पे रो घनत्व है। तो P1 E1 को संग में नहीं लेना, संग में लेना A1 V1 को और A2 V2 को। ठीक है, तो P1 अपनी जगह, A1 V1 गुणा में है, किसी को भी साथ में ले लो ना एक दूसरे के। A1 V1 m बटे रो, फिर P2 ऐसे रहने दो, A2 V2 ये भी m बटे रो, और m बटे रो क्या ले लो कॉमन, तो आ जाएगा P1 माइनस P2, ये है वर्क डन। समीकरण नंबर 1। इस प्रमेय का एक हिस्सा तुमने कंप्लीट कर लिया, समझ रहे ना। जो काम करना पड़ा, जो काम मिला, उनको माइनस करके तुमने वो निकाल लिया जो काम में इफेक्टिवली मिला है, समझ रहे। अच्छा, तो कितना आया m बाई रो P1 माइनस P2, यहाँ पर रो घनत्व है, m द्रव्यमान है, प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, और P1 माइनस P2 प्रेशर है वो। ठीक है, अब भैया कार्य करते क्यों हैं, इतना काम हमारे द्रव पे हुआ, काम करने से होगा क्या भाई साहब, द्रव्य की जो ऊर्जा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अब ऊर्जाएं होती हैं दो तरह की, एक गतिज और एक स्थितिज। किसी भी वस्तु पे जो काम करते हो ना, वो उसमें काय के रूप में स्टोर होता, एनर्जी के रूप में। समझ ना बात को। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे थे कि अपन 10 जूल की एनर्जी पे हैं, 3 जूल काम करके 13 की एनर्जी पे पहुंच गए अपन, है ना। उल्टा अगर इसका बोले हम कि हम पहले 13 पे थे, बाद में 10 पे हैं, बीच में कितना काम होगा 3 जूल। तो वो जो काम है वो क्या कर रहा था, मैं एनर्जी को बढ़ा रहा ना, नहीं समझे। तो क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस, मतलब 13 वाली एनर्जी में से 10 वाली एनर्जी को माइनस कर दो, बीच का काम आ जाएगा, समझ रहे। तो हमें क्या करना है, अब चाहिए जरा ऊर्जा, ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, नहीं समझे, ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हटा रहे हैं, तो ऊर्जा में अपन निकालने वाले हैं परिवर्तन, अलग अलग निकालेंगे। पहले देख लो गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो बताओ सिरे एक्स पर गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, यही है सिरे एक्स पे, इस वाले पे। और यहाँ पे गतिज कम होगी, क्योंकि तुम्हें बताया था कि अगर एरिया ज़्यादा है तो वेग कम रहेगा, एरिया कम है तो वेग ज़्यादा रहेगा, अविरतता का सिद्धांत से। तो यहाँ पे गति ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, गतिज कम रहेगी, स्थिति ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है ना, तो स्थिति ज़्यादा, वेग कम तो गतिज कम। और यहाँ पे हाइट कम हो गई तो स्थिति कम हो जाएगी, गतिज बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात, ठीक है। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर है, दूसरी है हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। और बेटा बड़ी वाली में से छोटे वाली को माइनस करो, तभी तो मालूम चलेगा भैया कि ऊर्जा का अंतर कितना आया, कितना डिफरेंस पड़ा गतिज ऊर्जा में। माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हमारा गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि समझते हो ना, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितनी हमारी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। किससे निकाला, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इस वाली गतिज वाली में से इस वाली गतिज को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब निकालेंगे स्थितिज में कमी। स्थितिज में कमी क्यों हो रही है, समझ रहे हो भैया। जब इधर थे पहले तो हम ज़्यादा हाइट पे थे, स्थिति हमारे पास ज़्यादा थी, इधर से सीधे नीचे आ गए अपन, स्थिति कम होगी, तो स्थिति में तो कमी हुई होगी ना। तो कैसे निकालोगे, इधर पे बताओ पहले, फॉर्मूला क्या होता है स्थिति का, mg और h, तो हाइट है h1, और यहाँ पे बताओ mg h2। चलो इतना आ गया, ठीक है। तो भाई साहब एक ऊर्जा में तो वृद्धि हुई, एक ऊर्जा में कमी हुई, तो टोटल जो ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालोगे, वृद्धि वाले में जैसे हम तुमसे कहे 5 का फ़ायदा 3 का नुकसान, फ़ायदा कितने का हुआ 2 का ना, उसी तरह से एक ओवरऑल देख रहे हैं अब हम। तो क्या करेंगे, इनकी जो वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट हुआ, उसमें से माइनस कर दे रहा कमी, जो कमी हो गई उसको हटाना पड़ेगा भाई, कि कितनी कमी हो गई, कितनी कमी हुई, mgh1 माइनस में mgh2, समझ रहे। ये गतिज में वृद्धि है, सॉरी हाँ गतिज में वृद्धि है, और ये क्या है स्थितिज में कमी, क्योंकि अपन इधर से इधर चल रहे हैं,
इधर से इधर चलोगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो रहा है ना, गतिज बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी ये, स्थितिज में कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी, इतनी। तो ओवरऑल क्या होगा, वृद्धि माइनस कमी। ठीक है। अच्छा, तो कितना हो गया ये, हाफ m2v2 स्क्वायर हाफ m1v1 स्क्वायर। समझ आ रही ना बात। और माइनस में mgh1 माइनस माइनस प्लस में mgh2। तो जो किया गया कार्य है बेटा वही बराबर होता है किसके, ऊर्जा में परिवर्तन के। तो किया गया कार्य कितना है, तो निकाला था अभी अपन ने, कितना, P1 माइनस P2 m/m रो। और ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ ओवरऑल वो ये लिखा हाफ। अच्छा, m2 m1 क्यों कर रहा है भाई, द्रव्यमान तो सेम ही है ना यार। द्रव्यमान सेम रखो, जितना पानी यहाँ आएगा उतना ही तो निकलेगा भाई, अंदर थोड़ी रख लेगा कोई, या अंदर बाहर से कोई मिला देगा। द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान सेम रखो, यहाँ पे m2 नहीं m करो दोनों में। हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mv1 स्क्वायर। आगे माइनस में mgh1 और प्लस में mgh2। सब में से m कॉमन ले लो, हाफ v2 स्क्वायर हाफ v1 स्क्वायर gh1 gh2। ठीक है, इधर पे क्या था और हमारा m/m रो। ये m से m हटा दो, m से m हटा दिया हमने। ठीक है ना। तो P1 माइनस P2 बराबर, रो को यहाँ ले आओ, हाफ रो v2 स्क्वायर हाफ रो v1 स्क्वायर रो gh1 रो gh2। रो का गुणा कर दिया वहाँ पे पूरा। ठीक है ना। 1 वाले सब इधर उठा ले आओ, तो P1 ये इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ये भी ले आओ। ठीक है, और P2 को उधर ले आओ, इसको लिखो और इसको लिख लो, ये लो P1, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तीनों प्लस के हो गए। P2 माइनस वहाँ ले आओ, प्लस का हो गया। ये वाला पहले से था, ये भी पहले से था। इसको देख रहे हो क्या लिखा है, यहीं तक करा था लास्ट में। P1 क्या होती, दाब ऊर्जा एकांक आयतन की। हाफ रो v स्क्वायर क्या होता, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। और रो gh क्या होता, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। और तीनों का जो टोटल है प्लस है वो बराबर आया इसके। अब वो क्या है, दूसरे सिरे पर दाब गतिज और स्थितिज के टोटल के। इसका मतलब सिरा कोई भी हो, पहला सिरा हो या दूसरा सिरा हो या बीच में कहीं हो, हर जगह तीनों ऊर्जाओं का जो टोटल है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। दाब ऊर्जा का, गति ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का। समझ आ रही बात कि नहीं। तो यहीं तक लिखा था ना आपके पास, नीचे लिखो, अर्थात P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस में रो gh बराबर में नियतांक, मतलब फिक्स है। चाहे पहले सिरे पे निकालो, चाहे दूसरे पे निकालो, चाहे कहीं पे भी निकाल लो, तीनों जो है वो कैसे आएंगे, नियतांक। लिखो ये लाइन नीचे जरा। हो गया ना। लग गया भाई। P प्लस हाफ रो v स्क्वायर, ये v जो है अपना वेग है, ये वाला स्मॉल v करना है इसको, रो gh बराबर में क्या, नियतांक। नीचे की लाइन लिख लो, नीचे लाइन लिखना, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि
नली के भीतर प्रवाहित नली के भीतर प्रवाहित द्रव की नली के अंदर प्रवाहित द्रव की नली के अंदर प्रवाहित द्रव की प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा यार प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की, सही करो, प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की लिखना जरूरी है। प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कॉमा गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा कॉमा गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा कॉमा गतिज ऊर्जा कॉमा स्थितिज ऊर्जा का योग स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक रहता है का योग नियतांक रहता है। का योग कैसा रहता है? नियतांक रहता है। लिख गया भाई, नियतांक रहता है। यही बर्नौली की प्रमेय है। यही बर्नौली की प्रमेय है। यही बर्नौली की प्रमेय है। ठीक है, नीचे हेडिंग लिखो। नीचे हेडिंग लिखो जरा। प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष कॉमा वेग शीर्ष दाब शीर्ष कॉमा वेग शीर्ष दाब शीर्ष वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष की गणना गुरुत्वीय शीर्ष की गणना ठीक है, लिखा क्या? ठीक है, तो देखो अभी आपने पढ़ा P प्लस में हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस में रो जी एच बराबर में नियतांक। किसके नियम से पढ़ा है? बर्नौली प्रमेय। बहुत यूजफुल है, जो हर जगह लागू है। एग्जाम्पल बताएंगे इसके। P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस में रो जी एच बराबर नियतांक होता है ना। तो शीर्ष निकालने के लिए दाब शीर्ष वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष को निकालने के लिए रो जी से भाग कर दो। रो जी से पूरी समीकरण में भाग करवाओ। पी बाई रो जी, रो जानते हो ना, घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण।
पी बटे में रो जी, रो से रो काटो, बी स्क्वायर बटे 2g, रो से रो काटो, जी से जी काटो, प्लस में एच बराबर में नियतांक। बेटा इस तरह भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रो जी नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट के बटे में कांस्टेंट ही होता वो। नहीं समझे? नियतांक के बटे में नियतांक ही रहता है, इस तरफ की टेंशन मत लेना। ये होता हमारा बेटा दाब शीर्ष, न्यूमेरिकल में निकालने को आएगा। इसको अपन कहते हैं वेग शीर्ष, और इसको अपन कहते हैं क्या? गुरुत्वीय शीर्ष। बस हो गया, ठीक है, लिख लो, आ गया। छप गया क्या? अरे छप गया भाई। बस इनके फॉर्मूले याद रखना है, पी बटे रो जी दाब शीर्ष होता, बी स्क्वायर बटे 2g वेग शीर्ष होता, और एच जो है वो गुरुत्वीय शीर्ष है। तैयार कर लेना अच्छे से, दूसरी बार समझा दी हमने बर्नौली, ठीक है ना? कायदे में तैयार कर लेना। नीचे नोट लिखो, एक NOT नोट लगाओ, उसमें लिखो यदि द्रव का प्रवाह है, यदि द्रव का प्रवाह किसी क्षैतिज नली में होता है, द्रव का प्रवाह किसी क्षैतिज नली में होता है, द्रव का प्रवाह किसी क्षैतिज नली में होता है, लिखा? तब हाँ इधर आओ जरा। अभी क्या था? अपना एक सिरा ऊंचा था, एक सिरा निचला था, इस टाइप से कुछ। इधर हाइट थी h1, इधर की हाइट थी h2। अब हम कह रहे हैं कि जो द्रव का प्रवाह है वो क्या हो रहा? क्षैतिज हो रहा, एकदम हाइट में डिफरेंस नहीं। जितनी हाइट इधर है h1 उतनी ही हाइट इधर है h1, सेम हाइट पे है। बात समझ रहे? और अगर सेम हाइट पे होंगे फिर क्या होगा? सेम हाइट पे है तो क्या होगा बताओ? पहले वाले सिरे पे बोलो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1। दूसरे सिरे पे बोलो P2, प्रेशर अलग अलग है, P1 P2
है ना। तो P1 हाफ रो V1 इसका रो जी H1 और इधर पे P2 और क्षेत्रफल भी अलग अलग है। मान लो इसका क्षेत्रफल कह दिया हमने, ये लो, है कि नहीं, हाइट उतनी है, हाइट H1 ही है यहाँ से मिड से अगर देखोगे बीचों बीच से हाइट H1 है, लेकिन इसका ये वाला सिरा है वो हमने पतला कर दिया और ये वाला सिरा मोटा है। एरिया अलग अलग है, ये लो A1 एरिया, इधर एरिया A2, एरिया कम वेग ज़्यादा, एरिया ज़्यादा वेग कम, ठीक है। ठीक है, हाइट बस सेम कर दी हमने। तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर और यहाँ भी रो जी H1। अरे स्थिति सेम ही तो लिखोगे यार, वो नहीं समझे तो फिर रो जी H1 से रो जी H1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P1, हाइट सेम है ना यार, हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर में P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर है वो एक नियतांक है, रो जी H वाला सिस्टम हट जाएगा जब हाइट कैसी हो, एक समान। तो एक तरफ से हाइट से दूसरी तरफ की हाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लिखो इसको, लिख लेना, H1 बराबर H2 दोनों बराबर है। समझ रहे हैं, जब भी बोले कि नली क्षैतिज है इसका मतलब दोनों की हाइट सेम है। फिर आप केवल लगाओगे P प्लस में हाफ रो V स्क्वायर नियतांक, पहले सिरे पे दाब और गतिज, दूसरे सिरे पे भी दाब और गतिज। लिख भी लो, अर्थात क्षैतिज तल में स्थित नली, अर्थात क्षैतिज तल में स्थित नली, क्षैतिज तल में स्थित नली में प्रवाहित द्रव की प्रत्येक बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वह नियतांक रहता है। ठीक है, उसमें हाइट वाला टर्म नहीं आएगी, केवल दाब और गतिज ऊर्जा ही आएंगी केवल, ठीक है।
चलो कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे जरा। चलो भाई, तो हेडिंग लिख लो जरा। बर्नौली प्रमेय पर आधारित, बर्नौली प्रमेय पर आधारित, बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स। बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ उपयोग या प्रयोग या अनुप्रयोग जो लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग टाइप में लिखना है, पहले ब्लैक पेन से लिखना। लिखो, हवाई जहाज के पंखों की आकृति, हवाई जहाज के पंखों की आकृति, हवाई जहाज के पंखों की आकृति, हवाई जहाज के पंखों की आकृति लिखा। अब ब्लू पेन से लिखना। पॉइंट वाइज लिख लो। हवाई जहाज के पंखों की आकृति हेडिंग होगी, उसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट लिखो, बर्नौली की प्रमेय से या बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार किसी प्रवाहित तरल, ध्यान रखना बर्नौली की प्रमेय द्रव और गैस दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार किसी प्रवाहित तरल, तरल ब्रैकेट में लिखना, द्रव और गैस, ब्रैकेट बंद कर देना, द्रव और गैस में जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, वहाँ दाब कम होता है, वहाँ दाब कम होता है, और जहाँ वेग कम होता है, और जहाँ वेग कम होता है, और जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है, जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है। दाब अधिक होता है, लिख गया। सेकंड उपयोग, सेकंड मतलब पॉइंट यार, सॉरी उपयोग नहीं, सेकंड पॉइंट इसी में लिखो। और लिखो सेकंड पॉइंट में लिखना, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु का विस्थापन सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। लिख गया, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखो, हवाई जहाज के पंखों को इस प्रकार बनाया जाता है, हवाई जहाज के पंखों को इस प्रकार बनाया जाता है हवाई जहाज के पंखों को इस प्रकार बनाया जाता है कि ऊपरी सतह की वक्रता, कि ऊपरी सतह की वक्रता अधिक रहती है,
अधिक रहती है। ताकि जब वायु का प्रवाह हो, वायु का धारा रेखीय प्रवाह हो, ऐसा लिखो। ताकि जब वायु का धारा रेखीय प्रवाह हो, धारा रेखीय प्रवाह हो तो ऊपरी सतह का वेग अधिक, ऊपरी सतह का वेग अधिक, ऊपरी सतह का वेग अधिक और निचली सतह का वेग कम रहता है। ऊपरी सतह का वेग अधिक और निचली सतह का वेग कम रहता है। निचली सतह का वेग कम रहता है। ऊपरी सतह का वेग अधिक और निचली सतह का वेग कम रहता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर अधिक दूरी तय करनी होती है। क्योंकि ऊपरी सतह पर अधिक दूरी तय करनी होती है। ऊपरी सतह पर अधिक दूरी तय करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी सतह पर अधिक दूरी तय करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अतः ऊपरी सिरे पर दाब कम हो जाता है। ऊपरी सिरे पर दाब कम हो जाता है ऊपरी सिरे पर दाब कम हो जाता है और निचली सतह पर दाब अधिक रहता है। ऊपरी सिरे पर दाब कम हो जाता है और निचली सतह पर दाब अधिक रहता है। निचली सतह पर दाब अधिक रहता है और हवाई जहाज पर ऊपर की तरफ उत्थापक, छोटा ऊ आधा ता और थापक, उत्थापक को इंग्लिश में कहते हैं लिफ्टिंग फोर्स, मतलब ऊपर उठाने वाला, लिफ्टिंग, उत्थापक बल मिल जाता है। उत्थापक बल मिल जाता है। लग गया? चलो भाई आ जाओ। देखो ध्यान से सुनना, जो हवाई जहाज की डिज़ाइन होती है, पंख देखें उनके, एक चीज़ गौर करना, चाहे पक्षियों के पंख हों या हवाई जहाज के पंख हों, कैसे भी हों, पंख जो हैं कभी भी पूरी तरह से फ्लैट नहीं होते कि जो पक्षी के पंख हैं वो एकदम पूरे फ्लैट हो जाएं। जैसे आपने हाथ की हथेलियाँ ऐसे थोड़ी होते पंख, थोड़े से बेंड होते हैं, देखें ना, थोड़े से बेंड रहेंगे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इसीलिए वो जो बनाते थे ना पेंटिंग, उसमें देखो ऐसे बनाते थे ना चिड़िया, थोड़े से मुड़े हुए, कैसी बनाते थे ऐसी तो नहीं बनाते थे ना चिड़िया, थोड़ी सी बेंड करते थे। ऐसे जो हवाई जहाज होते हैं उनके जो पंख होंगे अगल बगल वाले, तो उन पंखों में क्या होगा, थोड़ा सा मोड़ रहती है, चेक करना आज, है ना, यहाँ से जाके फ़ोटो देखना गूगल पे, उनके पंख देखना, थोड़े से बेंड करके बनाते हैं, गोला भी बनाते हैं थोड़ा सा। ऐसा क्यों है देखो ज़रा, इधर से इधर अपना हवाई जहाज होगा, इधर पंख जुड़ रहा है अपन तो केवल, तो पंख रहेगा थोड़ा सा बेंड रहेगा, हो सकता है हवा ज़्यादा बेंड हो जाए, समझ लेना। इस टाइप का कुछ रहता है, समझ ना बात को, मतलब ऊपर थोड़ी सी मोड़ बना देते हैं और नीचे थोड़ा सा फ्लैट रखते हैं, सही है। अब आप ये बताओ, जब ये
मान लो रनवे पे पहले दौड़ता है ना, हवाई जहाज एकदम थोड़ी उड़ता, पहले रनवे पे दौड़ेगा। जब रनवे पे दौड़ेगा तो भाई इसके ऊपर से हवा काटेगी इसको कि नहीं, है कि नहीं, हवा काटेगी कि नहीं। अब देखो हवा को अगर इधर से इधर तक चलाना है, ज़्यादा दूरी तय करनी है, इसलिए हमने उसको थोड़ा उठा के बनाया ऊपर। और अगर यहाँ से यहाँ तक चलना है तो कम दूरी चलनी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा दूरी है भाई, इधर दूरी कम है, सीधी सीधी है। ये विस्थापन है, ये दूरी है एक तरह की। नहीं समझे बात को, तो विस्थापन दूरी समझाए ना, जो गोल मोल घूम के आ रहा है, ये एकदम सीधे आ रहा है। तो ऊपर की दूरी है वो ज़्यादा है और नीचे की दूरी कैसी है, कम। इसीलिए इस दूरी को कवर करने के लिए हमें स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, फिर नहीं चाहिए वेग ज़्यादा। ऊपर का वेग ज़्यादा रहेगा, जो एयर ऊपर से पास करेगी उसका वेग ज़्यादा हो जाता, और नीचे का वेग जो है वो कैसा रहेगा, कम। जाहिर सी बात है भाई, एक साथ पूरी एयर जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी है, नहीं समझे। अगर यहाँ की दूरी ज़्यादा कवर करनी है तो भाई फिर स्पीड दो ना उस हिसाब की, फिर नहीं समझे। ऊपर की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाती है कि ऊपर का वेग ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दूरी कवर करनी है उसको, और नीचे की दूरी कम है तो वहाँ पे वेग कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, बर्नौली पर मैं क्या कहती, P प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में कौन सी, रो जी एच। रो जी एच का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, छोड़ो। बराबर में क्या होता है, नियतांक, सेम लेवल पे है। तो बेटा देखो, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो टोटल है, दाब ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा का जो टोटल है वो बेटा नियतांक रहता है। जहाँ दाब ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ पे गतिज कम होगी। गतिज ऊर्जा किसके कारण आती है, वेग के कारण। अगर हमारा वेग कहीं ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, वेग कहीं कम है तो गतिज ऊर्जा कम होगी। अरे भैया सीधी सी बात है, गति के कारण गतिज ऊर्जा। ऊपर बताओ जरा आप, क्या है, वेग ज़्यादा है कि नहीं, इसका मतलब वहाँ पे गतिज ज़्यादा है। और अगर गतिज ज़्यादा है तो भैया दाब ऊर्जा अपने आप कम होगी, यानी प्रेशर जो है ना, दाब जो है वो यहाँ पे कम रहेगा, समझे। जहाँ पर भी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे दाब कम रहेगा, और जहाँ दाब ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम रहेगी, हमेशा ध्यान रखो। समझ आ रही बात कि नहीं, ठीक है ना। जहाँ पे दाब ज़्यादा वेग कम, दाब कम वेग ज़्यादा, समझ रहे बात को, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा कवर करनी पड़ रही, इसके चक्कर में वेग ज़्यादा चाहिए, और अगर वेग ज़्यादा चाहिए तो बेटा दाब कम हो गया। किसके प्रमेय से कम हुआ, ये दोनों किसके प्रमेय से हो गए, बर्नौली से। जहाँ पे गति ज़्यादा होती है या वेग ज़्यादा होता है, दाब अपने आप कम होता, क्योंकि दोनों का टोटल फिक्स करना है मैंने, नियतांक ले आने। और अगर दाब बढ़ गया तो फिर वेग कम चाहिए। नीचे देखो जरा, वेग कम है तो यहाँ पर जो दाब है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ आ रही बात कि नहीं। ये पूरा भरा हुआ है अंदर से सब कुछ, लोहा मोहा जो भरा हुआ है, एल्यूमिनियम नहीं भरते, कभी ध्यान रखना इसमें, ठीक है। कोई भी भरा हुआ मटेरियल, जो उनका मटेरियल आता है वो छोड़ो। तो यहाँ पे दूरी कम चलनी पड़ रही, वेग कम है, और वेग के कम होने से गति ऊर्जा कम होने के कारण दाब ऊर्जा ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है। और ऊपर की बात करोगे तो दूरी ज़्यादा कवर करनी पड़ रही, तो वेग ज़्यादा है, ठीक है। दूरी ज़्यादा तो वेग ज़्यादा चाहिए हमें, और अगर वेग ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर दाब कम है। तो अब नीचे देखो जरा क्या लिखा, दाब ज़्यादा इधर दाब कम। बेटा हमेशा चीज़ें ज़्यादा वाले दाब से कम वाले दाब की तरफ विस्थापित होती हैं। इधर दाब ज़्यादा है, इधर दाब कम है, कहाँ की तरफ विस्थापित हो गए, ऊपर की ओर। नहीं समझे बात को, ज़्यादा वाले दाब से कम वाले दाब की तरफ, समझे। तो अपने आप ये जो है ना, इस पर एक लिफ्टिंग फोर्स लगेगा, उत्थापक बल कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, और ये लिफ्ट कर जाएगा। उत्थापक बल का मतलब होता है लिफ्टिंग फोर्स। बात समझ में, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वेग पे, दाब पे। हमेशा वस्तु कहाँ से कहाँ जाती है, ज़्यादा वाले दाब से कम वाले दाब की तरफ। अब आपको देखना है दाब ज़्यादा कहाँ है, दाब कम कहाँ है। इधर दाब ज़्यादा हो क्योंकि वेग कम है, बर्नौली के प्रमेय से, समझ रहे ना बात को। और अगर दाब कम क्यों है, क्योंकि वेग ज़्यादा है, समझ रहे ना बात को। इस तरह से होता है, नोट कर लो इसको।